अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स का लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर का। कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका एक पार्ट था कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर दिया गया हो तो हम उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किस तरह कैलकुलेट करेंगे। आज उसका हम बी पार्ट डिस्कस करने लगे हैं जो कि है डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। कि अगर हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दे दी जाए तो हम उससे वेक्टर किस तरह कैलकुलेट करेंगे। इनके हमारे पास दो टॉपिक हैं सेम। एक में जब हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दे दिए जाए हम वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, और दूसरा अगर हमें वेक्टर दे दिया जाए तो हम उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किस तरह कैलकुलेट करते हैं। कल जो हमारा था हमें एक वेक्टर ये दिया हुआ था, हमने उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स यानी कि ए वाई और ए एक्स कैलकुलेट किए थे और उसके हमने मैथमेटिकल फॉर्म भी डिस्कस की थी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि अगर हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर कि हमें वेक्टर को कैलकुलेट करना है, अगर हमें ए वाई और ए एक्स दे दिए जाए उसकी हम मैथमेटिकल फॉर्म भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हम जानते हैं कि हमारे पास अगर कोई वेक्टर ए है तो वेक्टर ए के अंदर दो चीज़ें लाजमी होती हैं। कौन कौन सी? एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसकी डायरेक्शन। यानी कि अगर हमारे पास दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए गए हैं और हम उससे अगर वेक्टर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए एक तो हमें उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना पड़ेगा और दूसरा हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसकी डायरेक्शन। यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से हमें अगर वेक्टर कैलकुलेट करना है तो वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए उसकी मैग्नीट्यूड हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी और सेकंड जो है हमारे पास उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। उसके अंदर हमने एक वेक्टर ए ड्रॉ किया है जो कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है। हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, हमारे पास ये वाई कंपोनेंट है और ये हमारे पास क्या है, ये एक्स कंपोनेंट है। उसके बाद अब हम अगर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम इसके अंदर जो बनने वाली ट्राइंगल है कौन सी, ओ एम पी, इसको इस्तेमाल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग ट्राइंगल, ये राइट एंगल है और उसका नाम है ओ एम पी। इस ट्राइंगल को इस्तेमाल करेंगे। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से वेक्टर कैलकुलेट करना है, मींस कि हमें ए वाई और ए एक्स की वैल्यू दे दी जाएगी। अगर हमें ए वाई और ए एक्स की वैल्यू दे दी जाएगी तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेक्टर ए, मींस कि हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू भी पता है, हमें बेस की वैल्यू भी पता है और हमें कैलकुलेट क्या करना है, वेक्टर ए को कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम यूज करेंगे जो आप लोगों ने मैट्रिक लेवल पर पढ़ा था, पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं, पाइथागोरियन थ्योरम भी कहते हैं। हम इस्तेमाल करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहलाता है, क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस इसका बेस का स्क्वायर। यानी कि अगर हम डायग्राम से लिखें तो डायग्राम के अंदर हमारे पास जो हाइपोटेनस है वो क्या है, OP, इसका स्क्वायर लेंगे इज इक्वल टू, ये हमारे पास बेस है OM का स्क्वायर लेंगे और प्लस ये हमारे पास परपेंडिकुलर है MP या इसको हम PM कह सकते हैं, इसका भी स्क्वायर लेंगे। OP का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर और प्लस क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब कल हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इस्तेमाल की थी, साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि कल हमें वेक्टर कैलकुलेट नहीं करना था, कल हमें क्या करना था, उसके कंपोनेंट्स कैलकुलेट करने थे, ए वाई और ए एक्स। एक चीज गिवन थी और दो चीजें कैलकुलेट करनी थी, इसलिए हमने इनको अलग अलग इस्तेमाल किया। आज हमारे पास दो चीजें गिवन है और हमें एक सिंगल चीज इस्तेमाल करनी है या कैलकुलेट करनी है, तो हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरियन थ्योरम इस्तेमाल किया, जो कि बराबर होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर हम इसमें इसकी वैल्यूज पुट करें तो OP की जगह पर हम क्या पुट करते हैं, A इज इक्वल टू OM की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, AX, और MP की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, AY का स्क्वायर। अब हमें क्योंकि वेक्टर A कैलकुलेट करना है, उसके मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने लगे हैं, तो हमारे पास यहाँ पर क्या चीज़ आ रही है, A का स्क्वायर। हमें ये स्क्वायर को खत्म करना है तो उसके लिए हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट, जज़र लेंगे। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे
प्लस ए वाई का, इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लिया, इस तरफ भी स्क्वायर रूट। स्क्वायर से जजर कैंसिल हो जाएगी, बाकी हमारे पास क्या बचेगा, सिंपल a इज इक्वल टू, अब ये स्क्वायर से जजर कैंसिल नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर जो क्वांटिटीज हैं वो दोनों ऐड हो रही हैं। जब ये दोनों ऐड होगी उसके बाद जो इनका आंसर आएगा फिर हम स्क्वायर से जजर कैंसिल कर सकते हैं। तो ये जो टर्म है ये वैसे रह जाएगी, यहाँ पर हम स्क्वायर रूट लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, ए एक्स का स्क्वायर और प्लस क्या आएगा यहाँ पर ए वाई का स्क्वायर। इसमें एक्स और वाई जो है वो स्मॉल लिखना है आपको, क्योंकि ऐसे मेंशन कर रहा है कि ये जो पार्ट है ए का ही पार्ट है, ये भी ए का पार्ट है, लेकिन ये कौन सा कंपोनेंट है, एक्स है, और ये कौन सा है, वाई। इसको हम कह देते हैं, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1। टारगेट क्या था, दो चीजें कैलकुलेट करनी थी, एक है मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या है, डायरेक्शन। पहले हमने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट की, किस तरह कैलकुलेट की, हमने ट्रायंगल इस्तेमाल की OFP, इसके अंदर हमने पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल किया। पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करने के बाद हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, ए। देखिए इसके ऊपर मैंने कोई एरो हेड नहीं लगाया, तो ये हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, मैग्नीट्यूड। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्शन, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि जब किसी वेक्टर की डायरेक्शन को कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करते हैं, वो एंगल कैलकुलेट करते हैं जो वो वेक्टर बना रहा होता है, किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमें किस चीज की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, इस एंगल थीटा की। एंगल थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फिर से हम इसी ट्रायंगल को इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है वो टारगेट है डायरेक्शन को कैलकुलेट करना। और डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चीज कैलकुलेट करनी है, एंगल थीटा। हमारे पास गिवन क्या चीज है, गिवन है fx और क्या चीज गिवन है, fy। अब ये दो चीजें गिवन है और थीटा कैलकुलेट करना है। जब थीटा कैलकुलेट करेंगे तो इसका मतलब कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इस्तेमाल करनी पड़ेगी, हमें या तो साइन थीटा या कॉस थीटा या फिर टेन थीटा। अब हम डाटा को देखेंगे कि डाटा के लिहाज से हमें कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करेंगे। डाटा में दो चीजें गिवन है और एक चीज हमें कैलकुलेट करनी है। अब ये हमारे पास fx है और क्या है, fy, यानी कि दो कंपोनेंट्स दिए गए हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि एक थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो कि क्या है, tan थीटा, और tan थीटा जो है वो बराबर होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल करते हैं और हम लिखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू बोथ द परपेंडिकुलर ओवर बेस के। हम इसको क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दो चीजें गिवन है, एक x कंपोनेंट और दूसरा y कंपोनेंट। परपेंडिकुलर ओवर बेस फ्रॉम द डायग्राम, डायग्राम से हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, वो है MP, और बेस की वैल्यू क्या है हमारे पास OM। तो हम परपेंडिकुलर की जगह पर क्या लिखेंगे, MP, और बेस की जगह पर हम क्या लिखेंगे, OM। यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, MP, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, OM। tan थीटा इज इक्वल टू MP, हमारे पास कौन सा कंपोनेंट है, वो y कंपोनेंट है, ये y आ जाएगा, और OM कौन सा कंपोनेंट है, x कंपोनेंट है, उसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, ax। अब हमें कैलकुलेट क्या चीज करनी है, एंगल थीटा कैलकुलेट करना है। तो हम tan को क्या करेंगे, दूसरी साइड पे ले जाएंगे, और जब tan को दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये इनवर्स बन जाएगा, ये उलट बन जाएगा। यानी कि हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है थीटा की, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये tan दूसरी साइड पर चला जाएगा, tan इनवर्स, और साथ में क्या आएगा, a बाय, और साथ में क्या आएगा, ax। तो हमारे पास फाइनली जो वैल्यू है थीटा की वो क्या चीज है, tan इनवर्स a y ओवर ax। इसको हमारे पास अगर यहाँ पर tan थीटा है, ये बराबर था किसके, a y ओवर ax के। थीटा इज इक्वल टू, अगर आपको ये पॉइंट डायरेक्ट समझ नहीं आया तो हम क्या करते हैं, tan इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको दूसरी साइड पर जाकर क्या होना चाहिए था, डिवाइड होना चाहिए था। साथ में हम क्या लिखेंगे, a y, और फिर क्या लिखेंगे हम ax। अब ये जब बटे में है, जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो जाहिर सी बात है इसकी पावर जिसकी नहीं लिखी होती, इसकी पावर कितनी होती है, 1 होती है। जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, tan इनवर्स, साथ में क्या आएगा, a y, और क्या आएगा, ax। तो देखिए हमारे पास वही आंसर आ गया जो हमने यहाँ पर मेंशन किया। ये इक्वेशन नंबर 1 है, और ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए हमारा टॉपिक क्या था कि अगर हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए जाएं,
दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं ए वाई और ए एक्स है, कोई भी वेक्टर, ये हमारा ए जो लिखा हुआ ये फर्जी है, कोई भी वेक्टर हो सकता है। अगर हमें दो कंपोनेंट्स दिए गए हों तो उससे हम वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास दो टॉपिक हैं, या आपको खुद से अंदाज़ा करना है कि आपने कौन सा प्रोसीजर यहाँ पर स्टार्ट करना है। पहला आपको दिया जाएगा कि आपके पास दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, या आप उसको सेकंड भी कह सकते हैं। अगर आपके पास दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए गए हों और आपने वेक्टर कैलकुलेट करना हो, तो क्योंकि दो चीज़ें दी हुई हैं तो आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, डायग्राम सेम ये बनानी है आपने। आपकी जो वैल्यूज़ है वो कोई भी हो सकती हैं। अगर मैंने यहाँ पर ओ एम पी लिखा है तो यहाँ पर आप ए बी सी भी लिख सकते हैं और कोई और वैल्यू भी इसमें लिख सकते हैं। अगर आपको वेक्टर दिया गया हो उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में उसको रिजॉल्व करना हो आपने, तो क्या करना है, आपने उसके ए वाई और ए एक्स दो कंपोनेंट्स रिजॉल्व करने हैं और उसकी कैलकुलेशन करनी है। और ये हमारे पास ये है बी पार्ट है। तो इस तरह हमारा आज का लेक्चर भी कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारे